डॉक्टर साहब, नवाज शरीफ साहब की जानिब से कहा गया है कि अपने साथ ज्यादती करने वालों का जो है एहतसाब होगा। उन्होंने मुतालबा किया इस चीज़ का। नवाज शरीफ साहब की अगली जो है हिकमत अमली क्या होगी? देखिए, सबसे पहले तो इसी नशिश में कल जो खबरें हमारे पास आ रही थी, फिर अल सुबह उनकी तस्दीक हुई। बहुत देर लगी तस्दीक होने में, और फिर वो बुरी खबर आई सामने कि ईरान के सदर इब्राहिम रईसी, उनके वज़ीर ख़ारजा और उस हेलीकॉप्टर में 9 शख्सियात सवार थीं, और 9 के 9 जो हैं वो जाँ बाक हो गए। और ये अब जाहिर है कि वो कल हमने डिस्कस किया था बहुत तफसील से कि आज़रबाईजान के साथ वो जो डैम उसका इफ्तिताह करके, और आज़रबाईजान के साथ एक ताल्लुकात ऊपर नीचे होते रहे, जैसे अक्सर मुल्कों के बरादर मुल्कों या होते रहते हैं। तो किस कालीसी डैम का वहाँ इफ्तिताह किया, और वहाँ पर उनकी बड़ी ज़बरदस्त हमने जो देखी, उन गुफ्तगू भी की, गज़ा का इशू उन्होंने उठाया, बड़े खुश नज़र आए वो भी, आज़रबाईजान के सदर भी। और फिर उसके बाद जो है वो उनका जो हेलीकॉप्टर है उसमें वो बैठे, और हेलीकॉप्टर जो है वो कोई 30 मिनट के बाद उसका, जब तफसीलात हमारे सामने हुई है कि 30 मिनट के बाद उसका रब्ता ख़त्म हो गया। अच्छा, उनके एक जो नायब वज़ीर हैं इस दौरान, उनका एक बयान सामने आया कि उन्होंने कहा कि जी मैंने मेरे मोबाइल पे जो है सदर इब्राहिम रईसी जहाँ पे क्रैश हुआ है ये हेलीकॉप्टर, वहाँ पर मेरा उनसे रब्ता हुआ है। लेकिन फिर उसके बाद उसकी कोई तस्दीक फर्दर नहीं हुई लेकिन चूंकि उनकी सरकारी खबर है, एजेंसी की तरफ से खबर आई थी, तो फिर वो चीज़ उसको ज़ाहिर फॉलो नहीं किया गया। लेकिन वो मौसम जो है वो इस कदर ख़राब था वहाँ पे कि वो हेलीकॉप्टर जो है पहाड़ी इलाके में जाके गिरा। 3 थे, उसमें से एक हेलीकॉप्टर गिर गया। अब ईरान में ये जो है वो सूरत हाल है कि एक तो सदमा ज़ाहिर है, ना सिर्फ ईरान में बल्कि ईरान से बाहर भी दुनिया भर में लोग अफसरदा हैं। पाकिस्तान समेत कई मुल्कों ने इस पे सोग का ऐलान किया है, और ये सारी जो मैयतें हैं ये तबरेज़ शहर में मौजूद हैं इस वक्त। तबरेज़ में मौजूद हैं, जो कि मशरकी आज़रबाईजान का दारुल हुकूमत है। जो आज़रबाईजान का जो सूबा है उसका जो दारुल हुकूमत है शहर, वहाँ पे तबरीज़ में सारी मैयतें मौजूद हैं। यहाँ से इन मैयतों को कल गालिबन मशहद और फिर तेहरान जो है वो लाया जाएगा, और जो तदफीन और बाकी सारे उनका भी सरकारी तौर पे ऐलान नहीं हुआ। वो कल या शायद परसों वो जो है वहाँ पे इनकी तदफीन हो तमाम शख्सियात की। इस दौरान जो है वो जो बहुत सारे सवालात भी खड़े हुए, और पहले तो यह है कि सदमा शदीद, और जाहिर है कि एक ईरान एक बड़ा मुल्क, एक बड़ा उनकी रीजन में और ग्लोबली उनका एक नाम, तो पहले तो बहुत सारे सवाल खड़े हुए। एक सवाल तो ये कि जी ये जो हेलीकॉप्टर जिसमें क्रैश हुआ ये बेल 212 हेलीकॉप्टर जो है ये ट्विन होए भी इसको कहते हैं, और ये जो है ये इसको वियतनाम के दिनों में जो जो बेल उनके टेक्नोलॉजीज़ हैं, उन्होंने ये हेलीकॉप्टर बनाया। तो उसके बाद तो कनाडा की जो है वो फ़ौजों ने भी इसको यूज़ किया, और अब जो है ये बेल जो 2012 हेलीकॉप्टर, यानी अमरीकी साख्ता हेलीकॉप्टर। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये अमरीकी साख्ता हेलीकॉप्टर, तो यकीनन अमरीकी साख्ता हेलीकॉप्टर है, तो ये इनकलाब ईरान से पहले अमेरिका से लिया होगा ईरान ने। ईरान के पास ये 10 हेलीकॉप्टर्स हैं, लेकिन ये हेलीकॉप्टर यकीनन जो है ये इनकलाब ईरान के बाद तो पाबंदियाँ लग गई और ताल्लुकात ही ख़राब हो गए, तो ये हेलीकॉप्टर जो है ये उससे पहले का, यानी पुराने हेलीकॉप्टर। फिर सैंक्शंस लगी नहीं, तो यकीनन ये हेलीकॉप्टर जो है इसके जो मुख्तलिफ इसकी रिपेयर या पार्ट्स या वो सारे मामलात, उस पर भी एक सवालिया निशान है कि भाई वो ऐसे हेलीकॉप्टर में प्रेसिडेंट कैसे ट्रैवल कर रहे थे। ये एक सवाल वहाँ का टेक्निकल इस वक्त वहाँ पर डिस्कस हो रहा है।
और उस हेलीकॉप्टर को जो कि 79 से पहले लिया गया, ये 2024 में। अच्छा, इस हेलीकॉप्टर को यानी ये बड़ा पॉपुलर यानी मकबूल हेलीकॉप्टर है, इसको फ़ौज भी इस्तेमाल करती है, ये जो है ये जापान में मेरे ख्याल से उनके कोस्ट गार्ड्स भी यूज़ करते हैं, थाईलैंड की पुलिस, और ये जो है ये फायर फाइटर्स भी यूज़ करते हैं, और ये जो है ये मुख्तलिफ NGO सामान इधर से उधर जाना हो तो ये इसकी जो मुख्तलिफ जदीद ये हेलीकॉप्टर्स बहुत इस्तेमाल होते हैं, एक मकबूल हेलीकॉप्टर है ये। लेकिन ये जो है ये पुराना था, बहुत पुराना, क्योंकि 79 जैसे मैंने कहा ना इनकलाब ईरान से पहले लिया गया था। तो एक तो सवाल ये उठा कि जी ये एक साथ शख्सियात कैसे सफ़र कर रही थी। फिर दूसरी बात ये है कि मौसम का क्यों नहीं पता चला, क्योंकि वहाँ का तो मौसम के बारे में ये इतलात जो कल अगर दिन में जाके देखें, मौसम को रीड करें तो पता चलता है कि जी रात को तो शायद वहाँ पे ये तो हमने देखा ना कि फॉग, धुंध और बारिश और ये सारे मनाजिर, लेकिन वहाँ जो कल सुबह के वक्त बयान हुआ था वो ये था कि शाम को मौसम जो है वो शायद वहाँ पे तूफ़ान आए, उस जगह पर आ जाए। तो अगर ऐसी सूरत हाल थी तो फिर सदर को वहाँ पे रुकना चाहिए था और उस तरह के मौसम में उनको फ्लाई नहीं कर। देखिए मौसम आजकल के दिनों में तो पहले पता हो, मतलब जहाज़ जो हैं या होता है जी फलाने जगह पे मौसम ठीक नहीं है, इस्लामाबाद में लैंडिंग नहीं हो सकती, दूसरी जगह लैंड हो जाए, तो मतलब इस किस्म का जो मौसम था तो फिर उसमें ये हेलीकॉप्टर जो है वो उसको क्यों इजाज़त दी गई कि वो परवाज़ करे। तो ये अब इसके टेक्निकल इश्यूज भी हैं अपनी जगह, जो सवालिया निशान है कि भाई ये कैसे प्रेसिडेंट और उनके फॉरेन मिनिस्टर भी और बाकी शख्सियात भी थे वो रुक जाते वहाँ पे या जल्दी फ्लाई कर जाते। हेलीकॉप्टर्स को इसीलिए अमूमन ये होता है कि एक ख़ास जब अंधेरा हो जाए तो उसके बाद उनको ट्रैवल करने से रोक दिया जाता है। लेकिन बहरहाल वो एक मेरे ख्याल से बड़ी बड़ी गलती हुई जो भी देख रहे थे प्रेसिडेंट के इस ट्रैवल को। दूसरी जो बात है वो ये है कि फिर ताख़ीर बहुत हुई, उससे भी बहुत से सवालात उठे कि जो देखें ना, मतलब एक जगह पे हेलीकॉप्टर गिरा है तो उसको 1 घंटा 2 घंटा 10 घंटे बहुत घंटे उसके लग गए। और उसके बाद फिर ये हुआ कि टर्की की तरफ से उनका एक ड्रोन, जो उनका बड़ा जदीद ड्रोन है अकिंशी, वो ड्रोन जो है वो उनका आया और उसने फिर इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन की निगरानी की और उसके नतीजे में वो जगह लोकेट हुई जहाँ पर ये हेलीकॉप्टर गिरा है। अच्छा, पहाड़ी रास्ता था, वहाँ पे जाहिर है कि बारिश हो रही थी और मुश्किल था पहुँचना, सब कुछ था, लेकिन सवालात बहुत से खड़े हुए कि भाई लोकेशन ही ट्रेस नहीं हो रही। और टर्की का ये जो जदीद ड्रोन है ये टर्की, ये आर्मीनिया अज़रबैजान जंग में भी बड़ा पॉपुलर हुआ। और ये जो ड्रोन है जब ये लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा था, उस जगह को तलाश कर रहा था, तो इसको 25 लाख लोग दुनिया में देख रहे थे उस वक्त के। वो सदर इब्राहिम रईसी जो हैं उनका कुछ पता चले 25 लाख लोग उसकी लाइव स्ट्रीमिंग देख रहे थे मुख्तलिफ जो साइट्स, वेबसाइट्स वगैरह पे, यूट्यूब पे। और वो लाइव वो बता रहा था कि जो है इस तरह से मैं यहाँ पे तलाश हो रही, यहाँ पे तलाश हो रही। ड्रोन को जो कंट्रोल कर रहे थे टर्की में, तो वो टर्की ने फिर आके जगह लोकेट की। और फिर जाहिर है कि ये सवाल उठा क्योंकि क्या इसमें कोई दूसरा मुल्क मुलव्वस है, ख़ासतौर पे इसराइल की तरफ सवालात जो है वो सोशल मीडिया पे खड़े होने शुरू हो गए कि भाई इस वक्त जो है, क्योंकि इसराइल का तो मोसाद वो कह भी चुके हैं कि दूसरे मुल्कों में हम निशाना बनाएंगे, वो ईरान की कई शख्सियात को निशाना बना भी चुके हैं इससे पहले। लेकिन फिर इसराइल ने इसकी एक, उनके ऑफिशियल ने एक न्यूज़ एजेंसी से कहा कि हमारा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन बहरहाल ये अब इस पर तहकीकात के लिए उनकी जो अफवाज हैं उन्होंने एक आला सतही कमेटी बनाई है और वो इसके ऊपर तहकीकात करेगी कि इसकी वजूहात क्या थी, ये हादसा था या ये असैसिनेशन थी, इसको और प्लान्ड असैसिनेशन। तो इसके ऊपर एक वहाँ की तहकीकाती कमेटी प्रॉपर एक इसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए कुछ देर पहले कायम कर दी गई है। अच्छा, इसमें अब जो इशू खड़ा है, इस वक्त इशू खड़ा हुआ है वो ये है कि एक तो सदर इब्राहिम रईसी जो हैं, एक इंतहाई ज़बरदस्त शख्सियत उनकी 1981 के बाद से लेके 1981 के बाद से लेके जितने भी सदूर आए हैं ईरान में, उन्होंने अपनी 2 टर्म्स पूरी की हैं ज़रूर।
इनकी पहली टर्म ही पूरी नहीं हो सकी। ये 2021 में सदर बने और ये इंतहाई गैर मुतवक्को तौर पे ये जो हादसा पेश आया और उसके नतीजे में, इस आने के नतीजे में ये दुनिया से चले गए, रुखसत हुए। तो जो मैंने कल भी पहले भी बात में करता रहा हूँ और मैंने कल भी बात की थी कि इनकी दो हैसियतों से इनको, दो नज़रों से इनको देखा जा रहा था। एक तो ये है कि इनको देखा जा रहा था कि ये सदर हैं और एक जाहिर है कि बहुत फ़ाल सदर हैं। इन्हीं के दौर में ये यूक्रेन की जंग भी शुरू हुई, रशिया के साथ ताउन जो बहुत ज़्यादा हुआ, वो सारे मामला, फिर ब्रिक्स का फ़ैसला, फिर सऊदी अरेबिया के साथ ताल्लुकात की बहाली, तो ये सारे जो मामलात हैं वो इन्हीं के दौर में हुए। और ये भी बहुत एक अच्छा हुआ, मैं इसको बहुत समझता हूँ कि एक बहुत मुनासिब हुआ कि एक तलखी ईरान के साथ पाकिस्तान की पैदा हुई, लेकिन वो फिर इन्हीं के दौर में वो बहुत ज़्यादा मोहब्बतों के साथ वो ख़त्म हुई और ये फिर पाकिस्तान तशरीफ़ लाए। अब इसमें जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि ये एक तो इनको अगले, मतलब वहाँ पर एक स्मूथ मामला चल रहा था ईरान का। तो ईरान के अंदर एक सियासी तौर पे, यानी देखें उनके जो नायब सदर हैं, अब नायब सदर उनके जो हैं मोहम्मद मुखबर, वो उन्होंने वो जो उनका कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी शिक 131 के तहत उन्होंने जो है वो सदर अगले 50 दिन के लिए वो बन गए। अच्छा, जो नायब सदूर हैं वो 12 हैं, ये सबसे सीनियर हैं। और नायब सदर का ओहदा जो है वो वहाँ पे ईरान में मुंतखब नहीं है, इलेक्टेड नहीं है, मतलब नॉमिनेटेड है। तो बहुत सारे जो नायब सदूर हैं उनमें सबसे सीनियर मोहम्मद मुखबर हैं और वो जो हैं वो ईरान के जो है वो कायम मकाम सदर बन गए हैं। अच्छा, ये जो है इनको ये एक 3 रुकनी कमेटी जिसमें ग़ुलाम हुसैन मोहसिन इजाई और मोहम्मद बाग़िर खलीबाफ जो कि स्पीकर हैं, ये जो स्पीकर हैं, ये 3 रुकनी कमेटी है, उनकी आज हंगामी मीटिंग भी हुई है सुबह। ये भी अगले सदर के उम्मीदवार हैं, हो सकते हैं अगले सदर के उम्मीदवार। अच्छा, ये जो अब नए सदर बने हैं, यानी जो कायम मकाम सदर हैं, ये बहुत ज़्यादा ये भी करीब हैं आयतुल्ला खामेनी के, रहबर के बहुत ज़्यादा करीब हैं। और ये जो है ये करीब भी हैं उनके, और ये यानी माहिर माशियात हैं। और इन्होंने जो है वो आप इस तरह से समझें कि वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो सिदात के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन है ईरान में। सिदात एक बड़ी पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन, और ये आयतुल्ला खुमैनी ने इनकलाबी ईरान के बाद कायम की थी। ये जो सिदात है ये इसलिए कायम हुई थी कि वहाँ पर जो शायरान के दौर में और उससे पहले जो बहुत ज़्यादा दौलत ईरान में थी, और ज़ाहिर ईरान एक बड़ा मुल्क और ऑयल और मतलब वहाँ पे मादनियात और सारा, तो जो उनकी मईशत सारी जो इकॉनमी है उसको एक जगह काबू करने के लिए वो सिदात के नाम से एक उन्होंने तंजीम बनाई थी, जिसका जो चैरिटी का काम भी शुरू किया। और फिर ईरान में आप इस तरह से समझे कि कोविड की निगरानी भी इन्हीं के अंडर हो रही थी। इन्होंने अपनी जो कोविड ईरान ने बनाई वो इसी सिदात है। तो ये 2007 से ये सिदात के सरबराह भी हैं। तो ये सिदात जो है आप समझ लें कि अगर ईरान में कोई बिजनेसेस हैं, कोई इकॉनमी है, तो वो उसको सिदात ही रन करती है। सिदात एक बड़ी पावरफुल तंजीम है वहाँ पे। तो ये सिदात के सरबराह रहे, और ये बरकत के नाम से जो बरका या कह लें उसको, ये जो भी कोविड बरका जो वहाँ पे वैक्सीन ईरान ने खुद बनाई वो भी इन्हीं सिदात के अंडर ही बनाई। तो ये सिदात के सरबराह के तौर पे ईरान में इनको जाना जाता है। और पढ़े लिखे इंटरनेशनल लॉ में इन्होंने PhD किया हुआ है, और उसके अलावा जो है वो वैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में भी वो भी की हुई, तेहरान यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं। अब ये जो है ये अगले 50 दिन में इन्होंने जो है वो अगले सदर का इंतखाब करवाना है। अच्छा, ये जो है ये ईरान के जो रहबर हैं उनके ये, यानी आप समझेंगे उनके एक रिश्तेदार भी हैं, ये एक रिश्ता भी है, तो करीब है, बहुत करीब है उनके। और ये जो है ये लेकिन यहाँ पे इशू ये खड़ा हुआ है कि
अगले रहबर की भी बात हो रही है ना, क्योंकि जो इब्राहिम रईसी हैं, सदर इब्राहिम रईसी, तो वो तो आप ये समझे ना कि वो ना सिर्फ ये कि वो सदर के दूसरी टर्म उन्होंने अभी उस तरफ जाना था, सदर की दूसरी टर्म की तरफ, बल्कि ये है कि उन्होंने जो है अगले रहबर के तौर पे भी उनको देखा जा रहा था। ये कल आखिरी मनाजिर हैं जो हम इस वक्त दिखा रहे हैं, जो आखिरी मनाजिर हमें नज़र आ रहे हैं। इब्राहिम रईसी साहब जब मुलाकात कर रहे हैं उस डैम का, उस बंद के इफ्तिताह के वक्त आज़रबाईजान के सदर के साथ, तो ये उनके आखिरी मनाजिर हैं। फिर उनके कुछ मनाजिर हेलीकॉप्टर के भी हैं, तो जिसमें वो भी हैं, लेकिन ये जो तकरीब है वो ये है। अच्छा, अब रहबर के लिए जो है वो ज़ाहिर रहबर भी अब उनकी भी 88 साल गालिबन एज है, तो अगले रहबर का भी, यानी दो इस वक्त ऐसे हैं ओहदे जो उनके यानी जो डिप्टी थे, जो नायब वज़ीर ख़ारजा थे, उन्होंने अब्दुल्ला अयान वो भी साथ जहाँ तक हुए तो उनकी जगह संभाल ली, और इन्होंने नायब सदर के तौर पे उनकी जगह संभाल ली। अब अगले सदर आएंगे तो देखना ये है कि वो इन्हीं को रखते हैं, कंटिन्यू करवाते हैं एज अ फॉरेन मिनिस्टर। फॉरेन मिनिस्टर भी इंतहाई फ़ाल थे, 60 साल उनकी एज थी, इनकी 63 साल थी। तो ये जो है ये एक बड़ा नुकसान हुआ है ईरान को बहुत नुकसान हुआ है।